Hello friends, how are you? I hope you all fine. Welcome back to my channel. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ, जो कि 20th सेंचुरी की एक ऑथर हैं। और वर्जीनिया वुल्फ जो हैं एक महान राइटर हैं। इस वीडियो में हम आज वर्जीनिया वुल्फ से जुड़े हुए सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। वर्जीनिया वुल्फ जो 20th सेंचुरी की एक महान ऑथर हैं। वर्जीनिया वुल्फ जिनका बर्थ 25 जनवरी 1882 को हुआ था लंदन में। ठीक है, उनका फुल नेम था एडलिन वर्जीनिया स्टीफन और उनके हाउस का नाम था हाइड पार्क गेट। उनके घर का नाम था, मतलब कि हाउस का नेम था हाइड पार्क गेट। शी वॉज द चाइल्ड ऑफ विक्टोरियन पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स कैसे थे? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके फादर जो हैं वो भी लिटरेरी में इंटरेस्टेड थे और उन्हीं की वजह से इनमें भी लिटरेचर में इंटरेस्ट बना और इनके फादर ने इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और इनकी मदर जो सेल्फ सेक्रीफाइस एटीट्यूड की थी, शी वाज होम स्कूल इन इंग्लिश। अब जो वर्जीनिया वुल्फ है उसको कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया। इसके ब्रदर सिस्टर बाकी सब स्कूल जाते थे, लेकिन इसके फादर ने घर में ही सब कुछ अरेंज कर रखा था, लाइब्रेरी जैसा। तो जो वो उसके भाई ब्रदर सिस्टर जो भी होमवर्क लाते थे वो सारा ये घर पे ही करती थी। तो मतलब ये घर पे ही स्टडी किया इसने एज अ प्राइवेट। जब ये 13 ईयर्स की थी तब इसकी मदर की डेथ हो गई। तो इसकी मेंटली जो हेल्थ है उससे प्रॉब्लम हो गई, मतलब इसका जो ब्रेक डाउन हो गया। वर्जीनिया हैड इन हर लाइफ टाइम, मतलब कि इसकी माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, डिप्रेशन में चली गई। जब ये 13 ईयर्स की थी इसकी मदर की डेथ हो गई। उस डिसीज़ का नाम है बाइपोलर डिसीज़। इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो पर्सन है वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने जो लैंग्वेज सीखी थी ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड हिस्ट्री एट द लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज। कहाँ पर? जो कॉलेज लंदन में था। इसके जो ब्रदर सिस्टर वहाँ पे कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, तो वहाँ से जो वो होमवर्क लेकर आते थे वो ही उसी को कलेक्शन करके ये घर पे ही सीखती थी। ठीक है, बिटवीन 1897 से 1901 टू 1904 वर्जीनियाज फादर भी डाइड हो गई। इन 1904 में वर्जीनिया के फादर की डेथ हो गई और इसका मेंटल हेल्थ पर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इससे भी इसका जो मेंटल ये बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद जो इसका ब्रदर है उसने भी इसका सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। तो फिर उसके बाद इसने घर को छोड़ दिया और ब्लूमबरी में जाकर रहने लगी। ठीक है, 46 गॉर्डन स्क्वायर इन ब्लूमबरी। और वहाँ पे ये इसने इसने एक ग्रुप बनाया, ब्लूमबरी ग्रुप। उसमें राइटर थे, लिटरेचर के बारे में डिस्कस करते थे, मतलब कि फेमिनिज़म के बारे में, मॉडर्न एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करते थे। उस ग्रुप का नाम है ब्लूमबरी ग्रुप। और इस ग्रुप में जो जो राइटर थे वो हैं, आपको मैं डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ कि ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर हैं। एक है वेनेशिया क्लाइव बेल, लियोनार्ड वुल्फ जो कि इसकी सिस्टर है, एड्रियन एंड कैरिन स्टीफन, ब्राइटन स्ट्रेची, मेनार्ड कीन्स जो कि एक इकोनॉमिक्स्ट है, डंकन ग्रांट, ई एम फोस्टर जो एक पोइट हैं और ऑथर हैं, सेक्शन सिडनी और टर्नर, रोजर फ्राई, डैशमंड एंड मोली मैकार्थी। ठीक है, और ये सब फेमिनिज़म, मॉडर्न एटीट्यूड, फेमिनिज़म के बारे में डिस्कस करते थे। ठीक है, और जो कि विक्टोरियन एरिया में ज़्यादा मतलब कि सेक्सुअल के बारे में भी ये ओपनली बात करते थे। तो ये जो कि विक्टोरियन एरा में ऐसी बातें नहीं होती थी, तो मॉडर्न एज में ये सब ये ओपनली डिस्कस करते थे इस मामले में। नेक्स्ट है इसका करियर, लिटरेरी करियर एंड वर्क्स। अब देखो 1912 में इसका जो लियोनार्ड वुल्फ है उसने इसको प्रपोज़ किया, उससे शादी की। ठीक है, फिर जब इन्होंने शादी कर ली तो इन दोनों कपल ने मिलकर अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला अपने ही घर में, जिसका नाम था होगार्थ प्रेस। होगार्थ प्रेस नाम क्यों रखा इसका? क्योंकि होगार्थ इसके हाउस का नेम था।
तो इसने प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी क्या रखा, होगार्थ प्रेस। इन्होंने सबसे पहले अपने वर्जीनिया ने अपने वर्क को पब्लिश किया इसमें, फिर बाकी के राइटर को का भी वर्क इसने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। हर फर्स्ट नोवेल जो इसने पब्लिश किया था द वोयेज सी, द वोयेज आउट वाज पब्लिश इन 1915। कब किया था, 1915 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1922 में इनका एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नोवेल था जैकोब्स रूम, अपीयर्ड इन 1925। 1922 में ये पब्लिश हुआ था जैकोब्स रूम। नेक्स्ट इन 1925 में मिस्टर डोलोवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल, इसका वर्क है मिसेस डोलोवे, वाज पब्लिश इन फॉलोड बाय द लाइट हाउस इन 1927। और मिसेस डोलोवे के बाद 1927 में लाइट हाउस इन्होंने पब्लिश किया। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल हैं, इसके वर्क हैं। कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, जैसे कि 1922 में एक्सपेरिमेंटल नोवेल, 1925 में डोलोवे, 1927 में लाइट हाउस एंड 1928 में ओरलैंडो एंड 1931 में द वेव। तो इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो था ना, होमोसेक्सुअल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। होमोसेक्सुअल होता है मतलब कि गर्ल्स का गर्ल्स की तरफ ही इंटरेस्ट होना। तो ये जो एक पोइट थी, क्या नाम है उसका, वीटा सेक्वाइल वेस्ट, इसके साथ इसका रिलेशनशिप रहा। इस रिलेशनशिप में रहते हुए इन्होंने एक वर्क लिखा था ओरलैंडो, जो कि पब्लिश हुआ था 1928 में। ए रोमन ए क्लिफ इंस्पायर्ड बाय वीटा's लाइफ। तो जो वीटा की लाइफ से जो है ना इंस्पायर था एक रोमन, ठीक है, रोमन क्लिफ। ए रूम ऑफ वंस, ये एक कलेक्शन है, इसमें इन्होंने वर्क को पब्लिश किया था। डिस्कशन ऑफ वुमेंस राइटिंग एंड इट्स हिस्टोरिकल इकोनॉमी एंड सोशल। इनका जो ब्लूमबर्ग ग्रुप था उसमें भी इन्होंने इकोनॉमिक्स पे, फेमिनिज़म पे, मॉडर्न एटीट्यूड पे डिस्कस करते थे। ये आपस में बैठ के ड्रिंक करना, खाना पीना और ये सब बातें डिस्कस करते थे आपस में, ये सब ग्रुप में बैठकर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वुल्फ फिनिश द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हर लास्ट नोवेल, जब इसने लास्ट नोवेल लिखा उसके बाद फिनिश करने के बाद सब कुछ 1941 में, जब ये ना लास्ट में ना बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है, शी वॉज अनएबल टू वर्क, तब इससे वर्क नहीं हो पाता, कुछ लिख नहीं पाती, तो इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। शी कमिटेड सुसाइड बाय ड्रोनिंग इनटू द रिवर हाउस, मतलब कि उसने एक नदी में डूबकर अपने आप को मतलब कि सुसाइड कर लिया। और इसने अपने कोट में ना स्टोन भर लिए थे इतने सारे, ताकि ये बच ना जाए, कि ऊपर ना आ जाए पानी में, इसलिए उसने इतने सारे स्टोन भर लिए थे कि ये अच्छे से डूब जाए। कब इसकी डेथ हुई, 25 मार्च 1941, ठीक है। उसके बाद है हर वर्क्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 50 लैंग्वेज, 50 लैंग्वेज से भी ज़्यादा में इन्होंने अपने वर्क जो है वो ट्रांसलेट किए। इसका जो डोलोवे इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो कि 1925 में आया था, बेस्ट नोन, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। और टू द लाइट हाउस भी इम्पोर्टेंट है 1927 में। इन्होंने अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को की टेक्निक को यूज़ किया था। कौन सी टेक्निक को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फेमिनिज़म को यूज़ किया, सिंसियरिटी, आर्टिस्टिक रियलिटी, इंटीग्रिटी। इंग्लिश नॉवल आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुल्फ, आर्ट ऑफ नॉवलिस्ट, इसको आर्ट ऑफ नॉवलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला 1915 में द वॉयेज आउट, फिर नाइट एंड डे 1919, जैकोब रूम 1922, मिसेस डोलोवे 1925 एंड टू द लाइट हाउस 1927। द वेव आया था 1931 में। अब देखो द वॉयेज आउट का जो टाइटल है, उसका नेम है मेलम्ब्रोसिया, ठीक है। और इसकी बायोग्राफी है जो सेमी ऑटोबायोग्राफी है, द वेव्स, सॉरी ओरलैंडो जो है इसकी बायोग्राफी है, और वो भी कैसी है, सेमी ऑटोबायोग्राफी, जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी, और 6 कैरेक्टर हैं इसके अंदर,
ठीक है। बिटवीन द एक्ट इसका लास्ट नॉवल था, सबसे लास्ट नॉवल बिटवीन द एक्ट, जो कि इसकी मरने के बाद जो है पब्लिश हुआ था 1941 में। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री पर इसमें डिस्कस किया गया है। हिस्टोरिकल नॉवल है एक तरह का। इसकी एक और बायोग्राफी है फ्लश, जो कि एलिज़ाबेथ बैरेट की बायोग्राफी दी गई है इसके अंदर। एलिज़ाबेथ बैरेट की बायोग्राफी है फ्लश, कब पब्लिश हुई 1933 में। और एक और है रोगर फ्राई, अ बायोग्राफी इन 1940 में, ठीक है। इसके बाद है मिसेस डोलोवे, एक नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था 1925 में। इसमें एक करैक्टर है क्लारिसा डोलोवे, जो कि कई बार पूछा जाता है कि क्लारिसा डोलोवे किस नॉवल से बिलोंग करती है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक्शन कब का है, ड्यूरिंग अ सिंगल डे का, जो कि जून मंथ में 1923। और प्लेस कौन सा है, लंदन में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये थे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।